और मैडम से बात करेंगे। ठीक है, तो नई टीचर आई हमारे यहाँ। उसके बाद अगर उसको उनका पढ़ाना भी नहीं समझ में आता तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँगी। ठीक है, एक बार वो मैडम से मिल रहा है। जब मेरा बंद हो जाएगा मैं आज कुछ माइक गड़बड़ कर रहा है। सबसे कम पढ़ चुके हैं।
तो आप लोग बैठे नहीं रहिए, आप लोग इसको नोट करते रहिए, ठीक है। क्या हुआ बच्चे? बात है क्या? आगे इधर के बच्चे के भी आने हैं।
अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान से व्यक्तियों को प्राप्त है, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता, एक्चुअली में 7 प्रकार की, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसका वर्णन ABCDEFGH जी तक है, ठीक है। 19 जो आपका आर्टिकल है उसको हम 19(1) से 6 तक इसको पढ़ेंगे। तो 1 में आपके जी तक है और 2 से 6 तक इन स्वतंत्रताओं के ऊपर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब युक्त निर्बंधन है, उनकी बात की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब एक व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते अपना सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारा संविधान क्या प्रमुख राइट देता है, अधिकार देता है, इसके अंतर्गत हम अधिकारों का अध्ययन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध या विधि के उल्लंघन के आधार पर ही उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, और अपराधी व्यक्ति अर्थात किसी अपराधी व्यक्ति के भी कुछ फंडामेंटल राइट है। तो एक अपराधी व्यक्ति को जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको क्या अधिकार प्राप्त है, इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है बच्चों। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सिर्फ इसके अंतर्गत 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय क्या लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि की प्रक्रिया, ये क्या है और ये डिबेट क्या है। और इसमें वर्तमान में हम लोग जो फंडामेंटल राइट है इसके द्वारा इनका संचालन होता है कि इसके द्वारा इसका संचालन होता है। इसके संदर्भ में 2 प्रमुख केस हैं, A.K. गोपालन केस 1951 और मेनका गांधी 1971। एक्चुअली में A.K. गोपालन केस को ही मतलब उसको खंडन करके फिर मेनका गांधी वाद हुआ था। एक्चुअली जो 2 केस है ना, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी, एक्चुअली में इन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिला था, ये लोग केस हार गए थे, लेकिन इन वादों के जरिए हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान या न्याय की जीत हुई थी। तो मेनका गांधी को क्या केस था, मेनका गांधी हार गई, लेकिन इससे जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये जीता था। तो ये क्या केस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्टिकल 21 में। और अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता
दशा में क्या उसको संरक्षण प्राप्त है, क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब निवारक निरोध क्या है, क्यों हमारे संविधान में इसको अपनाया गया, क्या कारण है कि इसमें सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, बार बार इसका दुरुपयोग किया जाता रहा, आलोचनाएं होती रही। और हमने देखा जो हमारा आपातकाल था इसमें सर्वाधिक इसके तहत कई लाखों कई हजारों व्यक्तियों को क्या किया गया, बंदी बनाया गया। क्या ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत हमारे जो फ्रीडम है, हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत देखिए, वापस हम लोग आते हैं बच्चों अनुच्छेद 19 में। इसको आप दो भागों में बांट के देखेंगे, दो भागों में बांट के देखेंगे। नंबर 1, 19(1) के अंतर्गत जो राइट प्राप्त है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये इनके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन लगे हैं, निर्बंधन लगे हैं, जिसको हम बोलते हैं युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप कहोगे एक हाथ से आपने हमें दिया है, दूसरे हाथ से आप ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये इसको चेक करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, इसको हमारी जुडिशरी चेक करेगी कि कहीं इसने पूरी की पूरी जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, जो निर्बंधन लगे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था या पूरे अधिकार को तो समाप्त नहीं कर रही है, ये विधि के अकॉर्डिंग तो है, कहीं ऐसा तो नहीं जिसके कारण पूरी की पूरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक किया जाएगा। तो 19(1) के अंतर्गत हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे और 2 से लेकर 6 तक इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर क्या बंधन है उसको आप बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। 19(1)(a) इसके अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, कुछ कार्टून बनाकर, चित्र बनाकर, चुप रहकर या कुछ भी करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? इसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे संविधान में व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सूचना का अधिकार है इसको भी इसके अंतर्गत इसके दायरे में लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है बोलकर, लिखकर, कार्टून बनाकर या कोई भी कविता कहानी के माध्यम से, तो वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या है मतलब उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु निर्बंधन की जब हम बात करते हैं तो देश की एकता, अखंडता, सदाचार, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा किसी भी न्यायालय की मानहानि, इन आधारों पर इनको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जाएगा? रोका जा सकता है। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लिखेंगे जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। क्योंकि बहुत छोटे में आपने पढ़ा होगा कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक सामने वाले की स्वतंत्रता शुरू होती। आर्टिकल 19B शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, अर्थात अगर आप ये चाहते हैं कि आप कहीं पर भी एसोसिएशन बनाएं, सम्मेलन करें, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें जिसके कई सारे लोग इकट्ठा हो, तो आपको 19B के अंतर्गत सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें इसके अंतर्गत जो सिखों को, अगर आप सिख धर्म के बारे में जानते हैं तो वहां पर उनके 5 जो मुख्य मतलब उनको धारण करना होता है, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि शस्त्र रहित, और अगर जो सिख धर्म के अनुयायी है उनको क्या कंपलसरी है? कृपाण धारण करना, है ना। तो ये कहा गया है कि क्या ये शस्त्र रहित स्वतंत्रता के अंतर्गत सिखों को कृपाण रखने से प्रतिबंधित किया जा सकता है?
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एक व्याख्या उन्होंने कहा कि नहीं, कृपाण धारण करना ये सिखों की क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम शस्त्र रहित सम्मेलन अगर कोई करता है और इसमें सिख धर्मावलंबी कृपाण लेकर जाता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट, उस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत सार्वजनिक हड़ताल करने की क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है। 19C कहता है बच्चों कि आपने सम्मेलन कर लिया, कुछ बोला सम्मेलन में और आपको लगा कि इसमें हमारे नेत्र तभी आगे बढ़ेंगे जब हम एक एसोसिएशन बना लें, एक संगठन बना लें। तो 19C कहता है कि आपको संघ व सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी विशेष धर्म, भाषा, संस्कृति या अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों को 19C के अंतर्गत संघ व सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19D के अंतर्गत भारत के निवासियों को भारत में आबाद आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसको 2 आधारों पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, व्यक्तियों की मतलब व्यक्तिगत हितों के आधार पर, और दूसरा आदिवासियों ST, अगर ST कहीं कोई जनजाति रह रही है और वहां पर आप आबाद रूप से नहीं जा सकते हैं, या कहीं भी सरकार जिसमें कुछ नियम है उन नियमों को तोड़कर आप ये कहें कि मुझे आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है, मैं कहीं भी जाऊं, तो मैंने शायद इसी क्लास में कहा था कि रात के 2 बजे आप लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकते या उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहां पर आदिवासी क्या है रहते हैं, या किसी बंदी के दिन में आप ताजमहल जाएं और वहां पे कहें खोलो खोलो मुझे देखना है, क्यों, क्योंकि मुझे आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप नियमों के दायरे में रहकर क्या है, आप आवागमन कर सकते हैं। मैंने अभी कहा रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत कुछ नियमों के दायरे में, और दूसरा चीज है आदिवासी क्षेत्रों के दायरे में। आप लोग जानते होंगे बच्चों, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति रहती है और वहां पर जो टूरिस्ट आम लोग जाते हैं घूमने, तो ये नहीं कि दिन में कभी भी चले जाएं, एक निश्चित समय है, इस समय ही अगर आप वहां जाएंगे तो उतने समय में ही आपको क्या करना है, उस एरिया को क्रॉस करना है। वो 12 बजे का मान लो समय है, जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहां पर उनकी गाड़ी उस स्पॉट पर, एक निश्चित स्पॉट पर रोक दी जाती है, और एक जब वो समय खुलता है तब आपकी गाड़ी चलती है। वहां पर आपको भी मान लो गाड़ी पंचर भी हो गई, फिर भी आपको रुकने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो लगेगा अरे ये ST है और इनकी हम फोटो खींच लें। फोटो खींचना भी क्या है, उनकी स्वतंत्रता में क्या है, बाधा है। तो इसके लिए आपका आवागमन की राइट तो है, लेकिन किसी दूसरे और स्पेशली अनुसूचित जनजातियों के जीवन को प्रभावित करते हुए अगर आप इस तरीके का आवागमन करते हैं तो उसको निर्बंधन के आधार पर इसमें क्या किया गया है, रोक लगाई गई है। निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप देश के नागरिक हैं तो कहीं पर भी भारत में आ जा सकते हैं, और किसी भी जगह पर आप मान लो आप यूपी के हैं, आपकी नौकरी लग गई हैदराबाद, और हैदराबाद का हवा पानी आपको बहुत अच्छा लग गया, आपने जमीन वहां पे ले ली और वहां पर आप घर बनाकर आप क्या कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। आपको ये पता था कुछ विशेष जो क्षेत्र हैं, जैसे 370 आर्टिकल हटने से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं जाया जा सकता, या कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इन जगहों को छोड़कर जहां आप भारत के किसी भी जगह पर आप निवास या बसने की स्वतंत्रता क्या प्राप्त है। 19F व्यक्तिगत जो संपत्ति का अधिकार है कि आपको संपत्ति के अर्जन उसको रखने का 19F के अंतर्गत अधिकार हमारे मूल संविधान में दिया गया था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर 300 के अंतर्गत 300A के अंतर्गत लीगल राइट, विधि अधिकारों के अंतर्गत रख दिया, मतलब उसको वहां स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप पूछेंगे तो क्या संपत्ति हम नहीं रख सकते? रख सकते हैं। थर्ड पार्टी सरकार अगर आपकी संपत्ति को लेती है तो उसको इसके बदले में बाजार कीमत पर क्या देना पड़ेगा, मुआवजा। ठीक है, आय की असमानता को समाप्त करने के लिए और संपत्ति
संपत्ति का समान वितरण हो, संपत्ति किसी खास वर्ग या जाति या लोगों के हाथ में सीमित ना हो। इसके अंतर्गत जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन करके 31A और B जोड़ा गया, इसके तहत ये जो 19F है संपत्ति का अधिकार, इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है संपत्ति का अधिकार 31 में भी आप पढ़े, मतलब उसको वहां पर भी है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 19F के भी अंतर्गत है। 19F के अंतर्गत यहाँ पर भी और 31 के अंतर्गत वहां पर भी, दोनों को 44वें संविधान संशोधन से विधिक अधिकारों में डाल दिया गया है। ठीक है। 19G वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी व्यवसाय वाणिज्य को अपना सकते हैं। निर्बंधन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? आप ये नहीं कहेंगे मैं BA पास हूँ, मैंने बड़ा बड़ा नाम लिख दिया और कहा आओ मेरे पास, क्या करो, मेडिकल लो, मैं डॉक्टर हो गया। डॉक्टर किसी भी वृत्ति, व्यवसाय, रोजगार बनने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, व्यक्तिगत जो भी क्या होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उनको पूरा करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति उस मतलब शिक्षा या उस व्यवसाय को अपना सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं BA हूँ, मैं जाऊँ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करूँ। आप लॉ कीजिए और तब जाके आप एलिजिबल होंगे क्या, एज अ एडवोकेट एक प्रोफेशन को क्या करने के लिए, अपनाने के लिए। तो ये 6 स्वतंत्रताएं एक्चुअली में मूल में 7 थी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप याद कैसे करेंगे? आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलेंगे कहाँ, एक सम्मेलन में। सम्मेलन में बोला, पसंद आ गई बात, हम तुम भाई भाई क्या बना लिया, सम्मेलन बना लिया। ठीक है, अपने सम्मेलन को हमको प्रचार प्रसार करना है, आओ चले घूमे, आवागमन की हमको क्या हो गई, स्वतंत्रता। ये जगह अच्छा लग गया, हमको यहाँ पर रहना है, क्या हो गया, निवास की स्वतंत्रता। अब भैया निवास करेंगे तो खाएंगे क्या, किसको जरूरत हो गई, रोजगार की। तो किसके अंतर्गत, 19G के अंतर्गत वृत्ति और व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्लियर? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में विधि के उल्लंघन के बिना किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। कौन कह रहा है, आर्टिकल 20। अगर आपने कोई अपराध किया या मतलब आपने कोई कानून तोड़ा, बिना तोड़े आपको क्या है, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी मैं बात बता दूं बच्चों, एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस चलते हैं। अभियुक्त, जब व्यक्ति अभियुक्त होता है, अक्यूज होता है, तभी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको रिमांड पे लिया जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है, कोर्ट में, मतलब कोर्ट में पेशी होती है, वो आपको पुलिस को सौंप देता है आगे की पूछताछ के लिए। इसको हम बोलते हैं क्या, रिमांड पे भेज दिया। रिमांड पे पेशी चलती रहती है, तब तक आप क्या रहोगे, अभियुक्त रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको अक्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और जिस दिन सारे प्रूफ मिल जाएंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अपराधी क्या है, अभियुक्त है, दोषी नहीं है। दोषी कब होगा, जब उसकी सजा कोर्ट, मतलब जब अपराध सिद्ध हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी विधायिका है, मतलब सांसद में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्योंकि जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक आप अंडर ट्रायल स्टेज में आप क्या है, अपना विधिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 19-20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब प्रश्न आता है ये भूतलक्षी विधि क्या होती है, और एक और कॉन्सेप्ट है भविष्य लक्षी विधि। ठीक है, भूतलक्षी विधि का मतलब, मान लीजिए आज कानून बना किसी भी अपराध में और हमने उसको किसके लिए, पुरानी बैक डेट से, मतलब आज कौन तारीख है, 23 तारीख है, 23 अगस्त 2022,
हमने उसको क्या किस डेट से लागू कर दिया? 23 अगस्त 2021। ठीक है, तो हम ऐसा सरकार कर सकती है तो वो विधि बनाए किसी और डेट में और उसको बैक डेट में लागू कर दे। इसको हम बोलते हैं भूतलक्षी विधि। और आज बने मतलब 23 अगस्त 2022 को बने और उसको 23 अगस्त 2023 को लागू कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं भविष्यलक्षी विधि। आर्टिकल 20 कहता है अगर कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो भूतलक्षी विधि के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। मैडम नहीं समझ में आया, इसका मतलब कोई क्लियर हुआ ये बात? क्या हुआ? आज जो मैंने डेट बताई है 23 अगस्त 2022, अगर मैंने अपराध कर दिया क्या 20 जुलाई 2022 को, तो क्या सरकार बैक डेट में कोई कानून आज बना के बैक डेट में मुझे दोषी बना सकती है? नहीं। इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि किसमें हुआ? निर्भया केस में आपने पढ़ा होगा कि वो जो व्यक्ति था उसको जुवेनाइल जस्टिस के आधार पर जो एज थी उसमें कम ज्यादा किया गया, तो इस आधार पर उसको क्या है, उसको उसने अपने को निर्दोष सिद्ध किया। तो भूतलक्षी विधि के आधार पर किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई सरकार कानून बनाती है और उसको बैक डेट पे लागू करती है तो वो व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, उस बैक डेट पर उसको हम पिछले उस कानून के आधार पर उसको दोषी नहीं सिद्ध कर सकते। और अगर उसने कोई कानून का उल्लंघन किया है तभी उस व्यक्ति को क्या है, दोषी या दंड दिया जाएगा, वो अपराध के संदर्भ में। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति को एक मतलब कोई अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसको 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में बंद रहा और बार बार डेट पड़ती रही, 2 साल, 3 साल, 4 साल, न्यायालय में ये बातें डेट आगे बढ़ती रही और आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसको मृत्यु दंड दे दिया गया और उसने न्यायालय में ही बिता दिया कितना साल? 14 या 15 साल। तो वहां पर उसको 2 सजा नहीं दिया, भले ही वो मृत्यु दंड सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको दे दिया हो, लेकिन चूंकि वो एक सजा पहले ही काट चुका हो। और ये केस मैं बता रही हूँ किसके आधार पर? राजीव गांधी जो मतलब केस है, राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया, फिर वो उस केस पे केस चलता रहा और फाइनली उसको मृत्यु दंड दिया गया। तो उसने न्यायालय में याचिका दायर की कि हुजूर, मैं पहले ही 15 साल जेल में बंद हूँ और आप फिर से मुझे क्या दे रहे हैं? मृत्यु दंड दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ मृत्यु दंड के बाद भी उसको मृत्यु दंड नहीं मिल पाया। तो क्यों? क्योंकि उसने 2 सजाएं काट दी थी। और 20 क्या कहता है? एक दंड के लिए आपको 2 बार सजा। अगर जैसे कि अगर उस समय हमने कोई भी सजा की है, मतलब चोरी की, मान लो चोरी की 1 साल की सजा अगर काट देगा तो 5 साल बाद चोरी की 2 साल की सजा हो जाती है, तो मुझे मतलब इस समय के आधार पर एक ही बार मतलब 1 साल की होगी तो अगले 2 साल की 2 साल की नहीं। तीसरा है, मुझे अपने अपराध के लिए, मैंने जो अपराध किया है, किसी भी अपराधी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको पता है किसी भी व्यक्ति को FIR के बाद पुलिस उठा ले जाती है, टॉर्चर करती है, कहीं बोलो कि तुमने अपराध किया है। हाँ हुजूर मैंने किया है, क्योंकि और लाठी में नहीं खा सकता। पुलिस के समक्ष दी गई गवाही का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उसने पुलिस के समक्ष गवाही दे भी दी, अपने को अपराधी घोषित भी कर लिया, तो उसकी गवाही किसके सामने प्रूफ होगी? मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस के समक्ष गवाही को नहीं न्यायालय मानता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अब फाइनली आते हैं किसके? हम लोग आर्टिकल 21। मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, लाइन कंप्लीट कीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता नहीं। अब प्रश्न आता है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और दूसरा हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 21 कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब विधि कैसे बनती है, उसकी एक निश्चित क्या होती है? प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है। अगर किसी भी विधायिका ने कोई विधि बना ली कि ये सारे जितने बच्चे हैं सिविल का एग्जाम नहीं देंगे, अभ्युदय कोचिंग, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर, तो आप कहोगे अरे मेरी पर्सनल फ्रीडम का क्या? विधायिका कहेगी नहीं, हमने पूरी विधि की प्रक्रिया के द्वारा ये कानून बनाया है। पहले ना राजा कहता था कि अभी देखो क्या है, प्रजा से पूछता था हुजूर दिन है, नहीं रात है, देखो। तो पहले राजा जो कहेगा वही विधि है। अब क्या है, जब से लोकतंत्र आया है अब कानून का निर्माण होने लगा है, प्रस्तुत होने लगे हैं विधेयक के रूप में, फिर क्या होता है, उसको अधिनियम बनता है। तो अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया, आपको ये जो मैंने ये तथ्य बताया कि सारे बच्चों को एग्जाम से वंचित किया जाएगा, अगर प्रॉपर प्रोसीजर से कानून बना है तो वो उसको जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर आपको एग्जाम देने से वंचित किया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 21, क्योंकि ये संविधान में लिखा है, ठीक है। और दूसरा है बच्चों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इतने डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, वही शुरू से आप लोग रट्टा मार रहे हैं, फिर रट्टा ही मार दे रहे हैं, वो सर के ऊपर बाउंस होगा। मैंने सोचा था आज फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होंगे। अगली बार हम लोग जब भी मिलेंगे इसको कंप्लीट करेंगे और अगला लेक्चर में, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है कि प्रॉपर प्रोसीजर में अगर कोई कानून बना है तो वो मान्य होगा, इसको बोलेंगे प्रक्रिया को फॉलो किया है तो वो कानून क्या है? वैलिड है। ये कहाँ का मान्यता है? यूके का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि नहीं, भले ही प्रक्रिया प्रॉपर हो, लेकिन अगर वो नेचुरल लॉ को फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या है? गलत है। ये कानून है किसका? यूएसए। एक उदाहरण मैं देती हूँ। एक व्यक्ति है, व्यक्ति को भूख लगी है, मैं क्लास में भी देती हूँ, आप फिर से दे रही हूँ। व्यक्ति को भूख लगी है, उसका परिवार 4 दिन से भूखा है, उसको कहीं पर भी कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं कि अपना और अपने परिवार का क्या कर ले, पेट भर ले। वो जाता है रास्ते में और उसको एक मिलती है क्या, ब्रेड की शॉप या खाने की दुकान। वो उसके पास पैसे नहीं है चीजों को खरीद ले, वो क्या करता है, चोरी कर लेता है। चोरी तो किया है ना, भले ही सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो। तो यहाँ पर वो दोषी है, किस आधार पर, विधि को तोड़ा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, कौन कह रहा है, यूके। और दूसरा कहता है नहीं, अपराधी के कंडीशन सर्कमस्टेंसेस देखो कि किस परिस्थिति में उसने क्या किया है, अपराध किया है। उस समय उसको भूख लगी थी, भूखा था, परिवार को उसको रोटी देने के लिए उसने अपराध किया, अर्थात सर्कमस्टेंसेस के आधार पर वो दोषी नहीं है। ये प्रक्रिया क्या कहती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक न्याय का, कि कोई भी व्यक्ति को
क्या है, विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा, लेकिन उसकी मूलभूत एसेंशियल जो चीजें हैं वो पूरी, उसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वापस आइए 21 में, हमारे जो पूरा मौलिक अधिकार है ये कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आधार पर फंडामेंटल राइट की रक्षा होगी, लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे क्या है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो कौन समीक्षा करेगा, न्यायालय। अर्थात कहीं ना कहीं बाकी का फंडामेंटल जो हमारे अधिकार है ये फॉलो होते हैं किससे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, लेकिन आर्टिकल 21 होता है किससे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। कौन कह रहा था, हमारा संविधान। और इसी के लिए एक तो विवाद हुआ बच्चों, ए गोपालन वर्सेस दूसरा था मेनका गांधी विवाद। अब ये विवाद बताऊं कि शॉर्ट में निपटा दूं? शॉर्ट में ये निपटाती हूँ कि ए गोपालन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो संविधान में लिखा है कि विधि द्वारा बनाकर अगर विधायिका ने कोई भी क्या किया है, विधि बनाई है, तो उसके आधार पर आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को बंधन मतलब उसको वंचित किया जाएगा। अगर प्रोसीजर सही है तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। ठीक है, कौन केस कह रहा है, ए गोपालन केस। ए गोपालन एक्चुअली में कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, प्रतिभाग किया था, 4 बार एमपी रह चुके थे मद्रास में, बाद में वो वामपंथी हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, उनको निवारक निरोध कानून के आधार पर गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये रिट याचिका दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। किसके आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, जिसको इसी निर्णय को पलटते हुए 1978 में आपातकाल के बाद, आपको पता है बहुत जनता पार्टी की सरकार आई थी और मेनका गांधी जो कि संजय गांधी की पत्नी है, उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया था, तो सरकार के कान खड़े हो गए कि कहीं ये पासपोर्ट लेके देश के बाहर तो नहीं भाग रही है, हमको तो क्या करना है, इनसे अपना हिसाब, सारे कांग्रेसियों से अपना हिसाब करना है। तो इसी आधार पर उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। तब इन्होंने ये कहा कि मेरे पासपोर्ट को जब्त करना क्या है, व्यक्ति की जो पर्सनल फ्रीडम है, जीवन, इसकी क्या है, हनन है। किसके आधार पर, इसी ड्यू प्रोसेस के आधार पर। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय को पलटते हुए दूसरा निर्णय लिया कि 21 के अंदर 19A की स्वतंत्रताएं निहित होती हैं, नंबर 1। और दूसरी 21 भी, अनुच्छेद 21 में भी विधि, भले ही कितनी भी विधि प्रॉपर प्रक्रिया से बनाई गई है, लेकिन फिर भी अगर वो नेचुरल लॉ, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती है तो वो विधि क्या है, अवैध है। और इस आधार पर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या किया, माना। उसको फिर सजा नहीं मिलेगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने चोरी की है तो कंडीशन उसकी सही नहीं थी, तो हाँ, उसके आधार पर उसको हमने क्या, हम कह रहे हैं कि सबको यहाँ पर जीवन और जीने का ही अधिकार नहीं है, क्या है, उसको सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है। ठीक है, वो कोई एडिक्ट नहीं है, वो कोई गुरदान अपराधी नहीं है, उसने सिर्फ क्या किया, उस ब्रेड के लिए, अपने परिवार को पेट भरने के लिए किया। तो यह तो राज्य का कर्तव्य है ना कि वो अपने हर व्यक्ति के क्या है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेंगे। फेल्योर तो किसका है, सिस्टम का हुआ है ना। तो उस कंडीशंस के आधार पर उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत मैंने आपको कल बताया था बच्चों, जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, क्या मरने का अधिकार या आत्महत्या एक अधिकार है। इसके संदर्भ में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, पॉजिटिव यूथेनेशिया और नेगेटिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय और सक्रिय इच्छा मृत्यु की कॉन्सेप्ट प्रचलित है। ये बात हुई, क्या बात हुई, क्या जीने के अधिकार के अंतर्गत आत्महत्या को भी उसको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं,
किसी भी व्यक्ति को क्या है, उसके आत्महत्या, उसका पर्सनल फ्रीडम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। इसलिए उसको हम किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार नहीं दे सकते। नंबर 2, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब कोई व्यक्ति जो कई सालों से कोमा में पड़ा है या ऐसी कंडीशन में पड़ा है जिससे उसका वापस क्या है, नॉर्मल होना संभव नहीं है। आपने केस सुना होगा अरुणा शानबाग का, ठीक है, केस सुना है ये अरुणा शानबाग की रेप। जब वो बहुत छोटी सी थी तो उनका क्या हुआ, वार्ड बॉय ने रेप कर दिया और इस रेप की कंडीशन में वो 34 वर्षों से किसमें चली गई, कोमा में, थ्रेचर पे चली गई। ये हुआ कि अब इनका वापस क्या होना, नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। तब क्या इनको इंजेक्शन देकर या ऐसी चीजें देकर इनको इनके जीवन को समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, इसको समझ लीजिएगा। अगर इस कंडीशन में कोमा में पड़े हुए व्यक्ति जिसके वापस नॉर्मल होने की संभावना नहीं है, उसके क्या है, उसको इंजेक्शन देके या जहर देकर मारना, इसको हम बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब जिससे वो जीवित मतलब जिससे उसकी सांसें चल रही हैं, आपने सिर्फ उसको हटा लिया, आपने कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, इसको बोला निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को नंबर 1 आत्महत्या का अधिकार नहीं है, नंबर 2 सक्रिय इच्छा मृत्यु हम नहीं दे सकते, और नंबर 3 कुछ कंडीशन, विशेष कंडीशन में पैसिव, मतलब ये जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, पैसिव यूथेनेशिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कहा। लेकिन इसके लिए जो व्यक्ति उस कंडीशन में है उसको चार्ज डॉक्टर्स की क्या मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी कि अब इसको नॉर्मल होना क्या है, पॉसिबल नहीं है, और ये इतनी खराब कंडीशन में पहुंच चुका है कि इसका जीवन, तब इसका हर पल इसके लिए क्या है, एक दुखदाई है। अगर 4 डॉक्टर्स के पैनल्स ने ये कर दिया तब हम पैसिव यूथेनेशिया, मतलब निष्क्रिय यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु के द्वारा उसके जीवन के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, सक्रिय इच्छा मृत्यु के द्वारा नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिविंग विल का। ये लिविंग विल क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ने अपने बीमार होने या अपने मतलब इस कंडीशन में जाने से पहले स्वयं में घोषणा कर दी कि अगर मैं बहुत बीमार हो गया तब मेरी मतलब जितना पॉसिबल हो सकेगा, आप लोग अगर कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं बच सका तो आप, वो स्वयं व्यक्ति घोषणा करता है आपको मेरे लिए जो भी मैं तब जिंदा नहीं रहना चाहता, आप मेरे जीवन को क्या कर लीजिए, इसको समाप्त करने का मैं राइट देता हूं। अगर व्यक्ति ने पर्सनली क्या है ऐसी घोषणा की। बहरहाल ये जो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये बहुत ज्यादा क्या है, विस्तृत है। इसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं, मैंने कल जिक्र किया था, थोड़ा सा ही किया था, क्या समलैंगिकता का, विवाहेतर संबंधों का, या सिर्फ जीवन जीना नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीना। और जीवन भी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी इस आर्टिकल के थ्रू प्रिजर्व है। मैंने एक दिन क्लास में चर्चा की थी जल्लीकट्टू की, किया था ना। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पोंगल के अवसर पर दूसरे तीसरे दिन आयोजित होने वाला क्या है, एक त्योहार है जिसमें बैलों को उनकी सींगों को पकड़कर उनको दौड़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है इसी 21 के अंतर्गत सिर्फ व्यक्ति के जीवन को ही नहीं आपको इसको प्रिजर्व करना है, पशुओं को भी सम्मानपूर्ण और उनके जीवन को भी आपको एक क्रूरता या इस तरीके की पाशविकता करते हैं तो ये भी प्रोहिबिटेड है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21। इतना बहुत। 22 कुछ दशाओं में क्या है, गिरफ्तारी का अधिकार। इसमें थोड़ा लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते। ये पॉइंट लिख लिया था ना। 22(1) मनमानी गिरफ्तारी पर रोक।
गिरफ्तारी पर रोक जी 22(1) देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक। और विधि परामर्शदात्री, विधि परामर्शदाता मतलब लीगल एडवाइजर अर्थात एडवोकेट से परामर्श का अधिकार, मतलब वकील से उसको परामर्श का अधिकार है इसको गिरफ्तार व्यक्ति को। ठीक है, अगला 22(2) कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, लिखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य, उपस्थित करना अनिवार्य। न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रैकेट में लिखिए, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं। 22 को यही बताया ना, 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ जाना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष। 22(3) मैंने बोला ना, अच्छा 22(3) चलिए हो जाता है, अवॉइड कीजिए, अवॉइड। 22(3) लिखिए, दो प्रकार के व्यक्तियों को इस संदर्भ में छूट नहीं। नंबर 1 विदेशी देश के व्यक्ति, नंबर 2 निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति, निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति। अब हम आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध। निवारक निरोध का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को अपराध किए जाने से पूर्व, अगर संभावना है कि वो अपराध करने वाला है, ऐसा अपराध किए जाने से पूर्व ही उसको नजरबंद या क्या करना, निरुद्ध करना, गिरफ्तार करना, इसको हम बोलते हैं क्या, निवारक निरोध। इस संदर्भ में कानून व्यवस्था का हनन होने की संभावना में, लॉ एंड ऑर्डर मतलब देश की एकता अखंडता खतरा होने की संभावना में, या आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में, ऐसी कंडीशन अगर होने की संभावना में व्यक्ति को उसके अपराध करने से पूर्व ही निरुद्ध करना, ये क्या है, निवारक निरोध। ये ऐसा मतलब अधिकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को इनकी ये जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये समाप्त हो जाएंगे और उनको संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों के अंतर्गत उनको अपराध से पूर्व ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। निवारक निरोध का सिंपल सा मतलब है कि अपराध से पूर्व ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करके उसको क्या किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी करते समय उसको कारण बताया जाएगा कि आप इस कारण से है। लेकिन अगर कोई देश की एकता अखंडता का प्रश्न है या लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है और उसको निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है, तब उसको कारण बताना क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, इस संदर्भ में कहा गया है अधिकतम 3 माह। परंतु इसको संसद के द्वारा ये कहा गया है एक
कमेटी के द्वारा अगर ये प्रूव कर दे कि ये व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो इस 3 माह के समय को जब तक संसद चाहे तब तक इसको एक्सटेंड कर सकती है। और इसी के अंतर्गत हमने देखा क्या आंतरिक आपातकाल के समय व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का हनन करके सरकारों ने क्या किया, व्यक्तियों के निवारक निरोध के अंतर्गत लाखों व्यक्तियों को जेल में नजरबंद किया। मीसा, टाडा, कोटा, पोफेपोसा, ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ये ऐसे निवारक निरोध कानून है जिसके अंतर्गत सरकारें अपनी पावर को व्यक्तियों के ऊपर और उनके फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने, सरकार अपने पावर्स को इसको रखती है ताकि वो देश को एकता अखंडता या इस तरीके से अगर कोई चोट पहुंचाने वाली जो ताकतें हैं, शक्तियां हैं, उनको दबाया जा सके। इस संदर्भ में हमारे संविधान सभा में ये बहस हुई थी कि क्या ये 22 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन को रखना क्या राइट को पूरी तरीके से खत्म करना नहीं है। तो ये हुआ चूंकि भारत 200 वर्षों की गुलामी के बाद क्या हुआ है, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आए तो आपका उत्तर क्या होगा, 200 वर्षों की गुलामी के कारण भारत स्वाधीन हुआ है और बहुत देश में ऐसी ताकतें होती हैं जो विघटनकारी होती हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, उसकी एकता अखंडता को समाप्त करने वाली होती हैं। और सामान्य व्यक्तियों को छोड़कर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देश के लिए खतरा होते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि ऐसा कुछ कानून सरकारों के पास हो जिसके तहत उन व्यक्तियों या देशद्रोही ताकतों को हम क्या कर सकें, कुचल सके। अब आप इसमें अपना अलग अलग तर्क दे सकते हैं, बहरहाल अच्छा है बुरा है, हर सरकार ने इस कानून के तहत कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला लगाव निवारक के और व्यक्तियों की क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या कर लिया, समाप्त कर दिया। 22(3) देखिए प्रमुख निवारक निरोध कानून, हेडिंग डालिएगा, प्रमुख निवारक निरोध के कानून। मीसा, MISA, मीसा फुल फॉर्म लिखिएगा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। दूसरा लिखिएगा पोफेपोसा, पोफेपोसा फुल फॉर्म लिखिएगा, विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम, तस्करी निवारक अधिनियम। अगला लिखिएगा रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अगला लिखिएगा बच्चों टाडा, टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून। अगला लिखिएगा कोटा, कोटा, कोटा का फुल फॉर्म लिखिएगा, आतंकवादी गतिविधियां निरोध कानून। आतंकवादी गतिविधियां निरोध कानून लिख लिया। अगला लिखिएगा बच्चों जो ये सारे कानून तो कुछ कानून समाप्त कर दिए गए, कुछ कानूनों को जैसे पोफेपोसा अभी भी थोड़ी मात्रा में चल रहा है, ठीक है। वर्तमान जो प्रभावी कानून है वो लिखिएगा गैर कानूनी,
यूपी में है यूपी कोटा, यूपी कोटा, ठीक है, यूपी की सरकार ने इसको लगाया है यूपी कोटा। देखिए गैर कानूनी गतिविधियां, ब्रैकेट में लिखिएगा निवारण, ब्रैकेट क्लोज, संशोधन अधिनियम 2008, लिख लिया, हेडिंग डालिए जल्दी से, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद बोलो 23 और 24, याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 23 और 24 मानवों के लिए और अधिक महिलाओं के लिए और अन्य के लिए, और 24 क्या है? बच्चों के लिए। जैसे आपने बताया कि कोई चीज़ में अगर जैसे किसी कंडीशन में किसी व्यक्ति के पास कोई घर नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, किसी कंडीशन में किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, तो उसका कोई मतलब उसी का जैसे भाई या कोई बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, उस कंडीशन में अगर वो बड़ी चोरी करता है। क्या चोरी करता है? बड़ी चोरी, जैसे लाखों रुपए बड़ी चोरी, वो तो फिर उस कंडीशन आपने कहा या कुछ देखा जाएगा, कंडीशन देखी जाएगी, उसने अपने लिए तो चोरी हो सकता है, उसको वो पूरी सारी चीज, वो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसको बड़ी चोरी मानता है या उस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जज की विवेकाधीन शक्तियाँ लगती हैं। अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत रहेगा तो उसकी जो सजा है बड़ी चोरी का अगर 5 साल है तो वो जज के ऊपर डिपेंड है, उसको अब दोष का अपराधी मानते हुए उसको 2 साल की सजा दे सकता है, और उसकी कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को ये मैसेज ना जाए हम भी कहें कि ऐसा कुछ है और हम भी चलें उसका, तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन उसकी सजा को ये जज के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको करता है। लेकिन सामान्य रूप में हमारे यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन लगती है तो ये क्या है, ये रहेगा। वो एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, आप उसी को लेके बैठ गए। लेकिन नॉर्मली ये जज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कई बार होता है, एक होते हैं दुर्दांत अपराधी, वो अभ्यस्त होते हैं कि वही अपराध करना और हैबिचुअल है। मर्डर उनके लिए क्या होता है? मर्डर उनके लिए खेल होता है, उसको जो सजा मिलेगी, और वो जिसने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी का खून किया है, दोनों की सजा इक्वल नहीं होगी, दोनों की सजा में डिफरेंस होगा। उसको जो आईपीसी सीआरपीसी के अंदर जितनी सजा है उसको मिलेगी और कठोर से कठोर कारावास होगी, और इसको सजा कानून अपराध हुआ है उसके तहत उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन अपने को दोबारा से नॉर्मल लाइफ के लिए उसको अवसर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो जजेस होते हैं जब भी जजमेंट करते हैं तो इन दोनों के आधार पर वो जजमेंट करते हैं। ठीक है बेटा। अगला जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। देखो यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिखे हैं, बेगार, बलात्श्रम और मानव व्यापार। बेगार का मतलब हमने काम करवाया लेकिन पैसे नहीं दिए। बलात्श्रम काम करो नहीं तो बताऊं, है ना, मतलब जबरदस्ती किसी को क्या करना, काम करवाना। और मानव व्यापार किसी को भी उसके मानव अंगों के आधार पर महिलाओं को, बच्चों को, व्यक्तियों को क्या करना, उनका बेचना, खरीदना, फरोखना, किसके आधार पर? अनुच्छेद 23 के आधार पर क्या है, क्या है, ये दंडनीय अपराध है और ये व्यक्तियों को संरक्षण देता है। इस तरीके के कृत्य किए जाए तो वो अपने फंडामेंटल राइट को क्या कर सके, बचाने के लिए न्यायालय के शरण में जा सके। अनुच्छेद 24 जो है वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हानिकारक। अच्छा, इसमें एक और चीज है, 23A के अंतर्गत ये तीनों चीजें लिखी और 23(2) भी है, वो भी सुन लीजिए, मैं भी लिखा दूंगी एक लाइन में। 23(2) है,
इसके अंतर्गत अगर राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश हित में कुछ कार्यों को करने के लिए नियोजित किया जाता है, नियोजित मतलब काम पे लगाया जाता है, तो इसके अंतर्गत हम उसको शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत नहीं लेंगे। आप एक नागरिक हैं और देश के प्रति आपके कुछ फर्ज है। आप अगर देश मुश्किल में है तो आप सेना में भर्ती हो जाइए, तब यहाँ पर अपने राइट का प्रयोग नहीं करेंगे। 24 बालकों को क्या है, खतरनाक किसी भी व्यापार मतलब किसी भी व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंधित करता है। और इसके अलावा भी इसके बाद ये कहा है खतरनाक जो व्यवसाय है इनको छोड़कर भी घरों में कहीं भी उद्योग धंधों में या किसी में भी अगर इस तरीके का लगाया जाता है तो ये भी क्या है, ये भी एक दंडनीय अपराध है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों। 23A इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। पहला बलात् श्रम, दूसरा बेगार, तीसरा मानव व्यापार। मानव के अंदर मानव मतलब एडल्ट भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे। महिलाओं के लिए जो मतलब जो इनको खरीदा बेचा जाता है, जो धंधों में लगवाने के लिए, बच्चों को घरेलू कार्यों में लगवाने के लिए उसके अंतर्गत, या पुरुषों को भी जो इस तरह की गतिविधियों में अगर कोई खरीदा बेचा जाता है तो 23A के अंतर्गत ये क्या है, दंडनीय अपराध है। 23(2) लिखिए, यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन से कोई भी सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत आरोपित मतलब लगाई जाती है, तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। देख लिया? देखो, और इन सेवाओं में जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 लिखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, मतलब यह एक निरपेक्ष अधिकार है। 14 वर्ष तक के बालकों को कोई भी हानिकारक व्यापार घरों होटलों कहीं पर भी अगर लगाया जाता है तो ये इसके शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत क्या है, इसको उसके अधिकारों से संरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बालक अगर इन उद्योगों पर लगे हुए हैं तो हमको उनको क्या करना है, छुड़ाना है और वापस उनको पुनर्वास रिहेबिलिटेशन मतलब उनको उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे जीवन स्तर के लिए सरकार बालक पुनर्वास राहत कोषों की स्थापना करे ताकि ऐसे बालकों की अच्छी शिक्षा दीक्षा क्या हो सके। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24। अगला देखिए 23B, एक बार और बता दूं, मैंने ये कहा था क्या कि अगर कोई क्या मतलब अगर
आक्रमण हो गया किसी खतरनाक मतलब अपने दुश्मन देश का, और सेना के लोगों की कमी पड़ जाए, या ऐसा कोई कार्य जिसमें लोग कम पड़ रहे हों और वो देश हित के लिए वो कार्य जरूरी है या देश की रक्षा जरूरी है, तो सरकार क्या कर देगी, नियम निकाल देगी कि आप लोग अधिक से अधिक किसमें भर्ती हो जाएं, सेना में भर्ती हो जाएं। और इसके लिए कोई जाति धर्म लिंग क्या इसका भेदभाव नहीं। और अगर आपसे कहा आप नहीं 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 मुझे नहीं जाना, तो आपको क्या किया जाएगा, उसमें करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो, एक नागरिक हो। अगर कोई सरकार जो आवश्यक है देश के लिए, इसके तहत आपको काम पे लगाया जाता है, तो उसको बेगारी या बलात् श्रम के अंतर्गत आप नहीं रखेंगे, एक नागरिक होने के नाते कर्तव्यों के अंतर्गत रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हेडिंग डालिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 25 डैश करके लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, सेकुलरिज्म का, पंथ निरपेक्षता का। ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, कोई मुझे बताएगा? और हमारे संविधान में कहीं भी इसका मूल संविधान में जिक्र नहीं था, बाद में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो एक्चुअली में यहीं पर ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिटेल होता है। मुझे बस एक लाइन में कोई बता दे, धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता एक है कि अलग है? अलग है। वेरी गुड। क्या अलग है? एक लाइन में अगर हम कहें, पंथ निरपेक्षता में मतलब राज्य का ये होता है कि कोई भी धर्म है उसको मतलब मान्यता देगा, उसके लिए सारे धर्म बराबर है, सब समान रूप से सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त है। और धर्म निरपेक्षता का मतलब नहीं कर सकते, राज्य की दृष्टि से धर्म क्या है, नहीं है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है बेटा, आप मानिए हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन राज्य किसी धर्म को प्रमोट करने में कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी कदम नहीं। एक्चुअली में धर्म निरपेक्षता एक नेगेटिव अवधारणा है जो हमने फ्रांस से प्रेरित होकर किया है, जिसमें अगर आप मिडिल एज में जाते हो तो स्टेट और चर्च का बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा विवाद था, और चर्च हावी होती थी राज्य पे। इसको खत्म करने के लिए 16वीं शताब्दी में ये धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया। भारत के यहाँ पे जहाँ पर लोग एक धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता संस्कृति वाला देश से हम धर्म को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक धर्म, आपको पता है यहाँ पे बहुसंख्यक भी हैं अल्पसंख्यक भी हैं, किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर राज्य प्रयास नहीं करेगा, हाँ व्यक्तिगत रूप से आप अपने धर्म संप्रदाय जो मान्यताएं हैं उसको मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसको अंतःकरण के अनुसार आप उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य किसी एक धर्म को ये नहीं करेगा ये मेरा या ये तेरा, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान। ठीक है, आप मानिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई धार्मिक स्वतंत्रता में क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, तो वहां पर भी आपको संरक्षण मिलेगा। इसी अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया, क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, कौन सा, मैंने अभी आपको आर्टिकल 1B की चर्चा की कि सम्मेलन होता है और कोई सिख कृपाण लेकर पहुंच जाता है तो क्या उसको प्रतिबंधित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसमें कोई संवैधानिकता का हनन नहीं होता है, उस सिख व्यक्ति की धर्म के अंतर्गत ये आता है, उसकी ये धार्मिक राइट।
दूसरा एक इंटरप्रिटेशन किया गया बच्चों महिलाओं सायरा बानो केस के अंतर्गत, जिसमें 3 तलाक को कहा गया धर्म की नजर में ये क्या है, वैध है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कुरान शरीफ आयत ये लिखा हुआ है कि 3 तलाक क्या है, ये उनकी नजर में क्या है, वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय है 3 तलाक असंवैधानिक है। कहीं भी जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं इनमें इसका वर्णन नहीं है, और इसको धर्म के ये कहना कि हमारे धर्म में लिखा गया है इसको मानना ही मानना है, इसके अंतर्गत ये 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। एक और चीज मैं बता रही हूँ बच्चों, जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित है और वो है संथारा प्रथा। नाम सुना है? निर्वाण और मोक्ष हिस्ट्री वाले सर अगर आप जैन धर्म में पहुंचे होंगे या पहुंचने वाले होंगे तो आपको पता है जीवन से मुक्ति इहलोक से परलोक में मिलने के लिए, भौतिक जीवन से क्या है उस लोक में मिलने के लिए निर्वाण या मोक्ष की सिद्धि, ताकि आप परम ज्ञान परम कैबल्य को प्राप्त हो सके। और इसके लिए जैन धर्म ने कहा है अगर आप बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, डंडा लेके चलने लगते हैं, तो अपने जीवन को उस परम तत्व से मिलने के लिए आप क्या है, संथारा प्रथा के अंतर्गत आप जल्दी से इस जीवन से आप मुक्त पा सकते हैं। अन्य जल का स्वेच्छा से क्या करना है, त्याग करना है, इसी को बोलते हैं संथारा प्रथा। इसको लेकर कोर्ट में केस किया गया, ये कहा गया ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। जैन धर्मों के अंतर्गत जो संथारा प्रथा है ये उनकी धार्मिक मान्यताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, और ये धर्म के अंतर्गत स्वतंत्रता के अंतर्गत ये संवैधानिक है, वैध माना किसने, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि आप व्यक्तिगत रूप से आप अपने धर्म को, लेकिन कोई आप ये कहें मैं ही अच्छा हूं और मेरा धर्म ही अच्छा है, तुम्हारा धर्म क्या है, खराब है या ये ऐसा है, तो ये इसके अंतर्गत ये भी स्वीकार नहीं है। स्टेन सॉस विवाद 1977 में हुआ था बच्चों। आपको पता है एक धर्म को मानने उसको प्रचार प्रसार करने के लिए क्या होते हैं, धर्म परिवर्तन, है ना, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपको अगर आप थोड़ा सा भी मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री को मतलब आपने एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा इस्लाम धर्मावलंबी और क्रिश्चियन वाले, ईसाई वाले, ये विश्व में कई देशों में क्या हैं, ये हैं, लेकिन हिंदू धर्म भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर या उन लोगों को छोड़कर जो विदेशी गए हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि चाहे इस्लाम हो या ईसाईयत हो, यहाँ पर धर्म परिवर्तन या धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धर्मांतरण का सिद्धांत है। और आपको पता है जब भी ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बड़ी मात्रा में भारतीयों को क्या किया गया था, ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी उड़ीसा, केरला, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में ये धर्मांतरण की बहुत ज़्यादा शिकायतें आने लगी। ये कहा गया ये धर्मावलंबी है। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन के संदर्भ में हमारे संविधान में कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा माना जाता है अगर व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे दूसरे मजहब से प्रेरित होकर तो वो कर सकता है। किसके अंतर्गत, इसी अंतरकरण स्वतंत्रता के अंतर्गत वो वैध है। लेकिन चूंकि ये जो ईसाई धर्म और अन्य धर्मावलंबी थे ये जबरन धर्मांतरण करते थे, दूसरे धर्म अपने धर्मों के लिए दूसरे को क्या करते थे, फोर्स करते थे। तो ये कहा गया कि बल, हिंसा या भय के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण हुआ है, जबरदस्ती उसको कहा गया है कि नहीं ये तुम क्या करो, लो ही लो, तो इस तरीके का धर्मांतरण क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लेकर स्टेन सॉस किसमें चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा धर्मांतरण के संदर्भ में ये जो उड़ीसा और ये जो केरला और ये जो सरकारें हैं इन्होंने ये कानून लाया है कि ये इस आधार पर धर्मांतरण को अवैध घोषित किया गया, इस कानून को क्या कीजिए आप बदल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की कि अगर इन 3 आधारों के आधार पर कोई धर्मांतरण होता है तो वो क्या है, अवैध है। लेकिन व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से करता है तो वो क्या है, वैध है। इस पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। अनुच्छेद 25 देख लिया। अच्छा, इसी में कहा गया है, एक तो वो सिख धर्म वाला कहा गया, दूसरा कहा गया है हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे और सिख भी आएंगे। इनको किसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। अगला लिखिएगा अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। जो भी समय बचा है हम यह आर्टिकल लिखवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझाएंगे, अगली जब भी मेरी क्लास लगेगी इसको समझा देंगे। सर से बोलिएगा, सर हम लोग का मैडम बहुत दिमाग खाती है, फंडामेंटल राइट को 3 की जगह 4 क्लास में उन्होंने विस्तारित किया है, तो 1 क्लास और है, ठीक है। चलिए देखिए, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें पॉइंट लिखिएगा, धार्मिक कार्यों में प्रबंध का अधिकार। अगला लिखिएगा, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा बच्चों, धर्मावलंबियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्था का अधिकार। नंबर 3 लिखिएगा, चल अचल संपत्तियों के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। चल अचल संपत्तियों के स्वामित्व एवं अर्जन का अधिकार। अगला लिखिए, स्वामित्व एवं अर्जन। चौथा पॉइंट लिखिएगा, कुछ संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार। कुछ संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए मतलब धार्मिक कार्यों को बढ़ाने के लिए कर लगाने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने की स्वतंत्रता। लिखिए अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। उपस्थित होने का अधिकार, ठीक है। मैंने आपको कौन सा अनुच्छेद दिखाया, 27, 28 और 29। 27, 28, 29 और 30 को अल्पसंख्यक होता है। एक विवाद और बताना चाहती हूँ मैं। आपने बीच में लिखा होगा कि हाँ,
राष्ट्रगान या राष्ट्रीय वंदे मातरम के संदर्भ में कि कंपलसरी कर दिया गया मदरसों में इसको गाने के लिए, या सिनेमा हॉल में आप बजाने से पूर्व, मतलब उसको मूवी देखने से पूर्व आप क्या करोगे, आपको राष्ट्रगान या वंदे मातरम को गाना या उसको खड़े होना जरूरी है। ठीक है, इस संदर्भ में ये कहा गया कि ये हमारी पर्सनल फ्रीडम को और ये धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। कहीं ना कहीं व्यक्तियों को बाध्य करना कि आप वंदे मातरम को गाइए, क्या है, एक व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी को छीनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वंदे मातरम कोई धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, ये एक राष्ट्रगीत है जो पूरे देश की एकता अखंडता को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। और इसको धार्मिक आधारों पर रोकना और ये कहना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है और ये धार्मिक आज़ादी को प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, 26, 27, 28। 26 कहता है हमको अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रबंध करने का, हम कोई भी इंस्टीट्यूशन स्थापित करें जिसमें अपने धर्म के मामलों को हम आगे बढ़ाएं, कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी अनाथालय या कोई भी स्वयं सेवी संस्था के द्वारा, तो ये कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत कर सकता है। इसके अलावा इस धर्म से संबंधित अगर कोई भी चल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार इसके प्रशासन के अधिकार के अंतर्गत भी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, राज्य किसी भी आधार पर किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी टैक्स या कर नहीं लगाएगा, परंतु किसी विशेष धर्म को व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य करों का आरोपण कर सकता है, जैसे तीर्थ यात्रा कर या हज कर जो राज्य के द्वारा लगाया जाता है वो व्यक्तियों को प्रोत्साहित, या ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए या उसको पीछे करने के लिए कर राज्य नहीं लगाएगा। हाँ, व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या है, ये टैक्सेशन राज्य के द्वारा करों के रूप में किया जाएगा। और आखिरी क्या लिखवाया था मैंने, शिक्षण संस्था राज्य के द्वारा कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकारी स्वामित्व वाली शिक्षण संस्थाओं में कोई धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। हाँ, कोई निजी संस्था है तो वो अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए वो धार्मिक शिक्षा प्रदान करे, लेकिन ऐसा करते हुए भी उस व्यक्ति के अभिभावक से वो इंस्टीट्यूशन या वो शिक्षण संस्था क्या करेगा, परमिशन लेगा। लेकिन जितने भी सरकार के द्वारा स्थापित सरकारी संस्थान है, ये सरकार के द्वारा अनुदानित का मतलब जिसको सहायता देता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा आर्टिकल कहता है, 28। ठीक है, 25 कहता है अंतःकरण को मानने, प्रचार प्रसार करने, उसको बढ़ावा देने का। 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है। 27 क्या कहता है, कर नहीं लगाएगा किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए। और 28 क्या कहता है, किसी भी शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य के द्वारा स्थापित है किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, आप निजी शिक्षण संस्थाओं में ये शिक्षा दे। अनुच्छेद 29 और 30 हेडिंग डाल दीजिए। मुझे मालूम है इसीलिए मैंने निकलवाया। माइक लगा लें, जैसे आपने कॉपी रख दी वैसे मैंने माइक रख दिया। धर्म और संस्कृति संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 नहीं लिखा, लिखवा के ही मैं जाऊंगी। अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के धर्म एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं
माइक। अच्छा चलो आपको सत्य हो कि धार्मिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 चलो बस हो गया। Thank you so much, बच्चों।